हाल ही में मैंने 2001 में आई हुई जापानीज कॉस्मिक हॉरर मूवी कायरो देखा, जिसका इंग्लिश नेम पल्स है। और ये मूवी मुझे काफ़ी यूनिक लगी। इसको डायरेक्ट किया है कियोशी कुरोसावा ने, और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मिक हॉरर मूवी है, और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। रॉटन टमाटोज पे इट्स 70% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100। तो आज की इस वीडियो में हम इस मूवी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे और इस मूवी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप उन थ्योरीज को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जहां पर मीची नाम की एक लड़की इस मूवी की कहानी को नरेट कर रही होती है, और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में दो पैरेलल प्लॉट्स हैं, इसलिए हम इन्हें बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको लोगों को समझने में आसानी हो। एनीवेज, तो हम पहली स्टोरी में मीची, जुनको और याबे को देखते हैं जो एक प्लांट नर्सरी में काम कर रहे होते हैं। और वो सब अपने कोवर्कर तगुची के लिए काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि कई दिनों से वो मिसिंग था। लास्ट टाइम तगुची प्लांट शॉप की एडवर्टीजमेंट के लिए एक डेस्क पर काम कर रहा था, और तब से तगुची मिसिंग था। उसको चेक करने के लिए मीची, याबे और जुनको तगुची के घर चले जाते हैं। वहां उन्हें तगुची काफी डिप्रेस हालत में मिलता है जो काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है। वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर मीची शॉप के लिए उस डेस्क को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी अचानक से तगुची दूसरे रूम में चला जाता है और खुद को फांसी लगाकर मार डालता है। अब अगले दिन मीची, याबे और जुनको तगुची के घर से मिले उस डिस्क को अपने कंप्यूटर में ऑन करते हैं। वहां उन्हें तगुची की एक फोटो मिलती है जिसमें वो बस अपने कंप्यूटर स्क्रीन को घूरे जा रहा था। वहां पर एक और कंप्यूटर स्क्रीन होता है जिसमें एक घोषली फेस अपीयर होता है जो तगुची को देख रहा था। ये फोटो काफी क्रीपी थी और ये फोटो देखकर वो तीनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर, अब अगले सीन में याबे को देखते हैं जिसके फोन पर किसी का कॉल आता है, और जब वो कॉल पिक करता है तो वो व्यक्ति उसे एक अजीब सी आवाज में हेल्प मी बोलता है। कॉल के कट होते ही याबे के फोन में भी वही पिक आती है जो उसने तगुची के डिस्क में देखी थी। ये सब देखते हुए याबे सीधा तगुची के घर चला जाता है और वहां पर उसे ब्लैक स्टेन दिखाई देता है। वो वही जगह पे रहता है जहां पर तगुची ने फांसी लगाई थी। याबे को वहां एक पेपर भी मिलता है जिसपे फॉरबिडन रूम लिखा हुआ था। ये सब देखकर याबे काफी परेशान हो जाता है। तगुची के घर से जाते वक्त याबे को एक रूम दिखाई देता है जिसका डोर रेड टेप से सील्ड था, और अब याबे उस रूम को खोलकर अंदर चला जाता है और याबे को वहां एक औरत का घोष दिखाई देता है जो उसे हॉन्ट करने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद से याबे काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो मीची और जुनको से बातें करना बंद कर देता है और खुद को आइसोलेट कर लेता है। वो खुद को प्लांट शॉप के स्टोरेज रूम में लॉक कर लेता है। ये सब देखकर मीची काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे बात करने का ट्राई करती है। बहुत ट्राई करने के बाद याबे उसे बताता है कि उसने फॉरबिडन रूम में एक घोष देखा, और ये सब बातें सुनकर मीची काफी ज्यादा कंफ्यूज है। अब शॉप से जाते वक्त मीची को एक औरत जल्दबाजी में एक रूम को रेड टेप से सील करते हुए दिखाई देती है, और बाद में वही औरत एक फैक्ट्री की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है, और मीची ये सब देखकर परेशान हो जाती है। एनीवेज, हम अब देखते हैं बाद में मीची को भी वैसा ही कॉल आता है जैसा याबे को आया था, और कोई इससे एक अजीब आवाज में हेल्प मी बोलता है। ये सुनकर मीची सीधा प्लांट शॉप के स्टोर रूम में पहुंच जाती है याबे की खैरियत जानने के लिए। वहां उसे याबे नहीं मिलता बल्कि दीवार पर एक ब्लैक स्टेन मिलता है, और ये वैसा ही ब्लैक स्टेन था जैसा हमने तगुची के अपार्टमेंट में देखा था। ये सब देखकर मीची वहां से डरकर भाग जाती है और वो सीधा जुनको से मिलने के लिए निकल पड़ती है। वो वहां जाकर देखती है कि जुनको एक रेड टेप से सील्ड कमरे में चली गई है और वहां हेल्प मी चिल्ला रही है। मीची वहां से जुनको को बचा के निकाल लेती है क्योंकि वहां पर उसे एक घोष परेशान कर रहा था। उस घोष को देखने के बाद जुनको काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, जैसा कि याबे हो गया था उस लेडी की घोष को देखने के बाद। अब मीची जुनको को अपने घर लाकर उसकी देखभाल करने लगती है, जहां जुनको उससे पूछती है कि क्या वो मरने वाली है, जिस पर मीची उसे समझाती है और उसे हौसला बनाए रखने के लिए बोलती है, लेकिन जिस पर जुनको बोलती है कि शील जस्ट कीप लिविंग अलोन। इतना कर कर जुनको दीवार की तरफ चली जाती है, और देखते ही देखते वो वहाँ ब्लैक स्टेन में बदल जाती है, और कुछ देर बाद वो ब्लैक स्टेन एसेस में बदल जाते हैं। इस हादसे के बाद मीची और घबरा जाती है और वो अपने मॉम को कॉल करने लगती है, पर कोई जवाब ना मिलने पे वो अपने मॉम के घर के लिए निकल पड़ती है। तो दोस्तों, इसी के बाद से मूवी का सेकंड प्लॉट शुरू होता है। अब सीन चेंज होता है और हम यहाँ रायसुके नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो एक स्टूडेंट है। रायसुके अपने लिए एक नया इंटरनेट कनेक्शन सेटअप लाता है और उसे इंस्ट्रक्शन की मदद से सेट करने लगता है। इसी बीच उसका कंप्यूटर अपने आप एक वेबसाइट ओपन कर देता है जिसमें रायसुके को कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस दिखाई देते हैं। उन इमेजेस में कुछ इंसान अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे और वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को लगातार घूरे जा रहे थे।
उन पिक्चर्स के बाद रायोसुके के कंप्यूटर में एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, डू यू वांट टू सी अ घोस्ट। अब ये सब देखकर रायोसुके अपना कंप्यूटर अनप्लग कर देता है। अब उसी रात उसका कंप्यूटर दोबारा से ऑन हो जाता है और इस बार रायोसुके को मॉनिटर में एक आदमी दिखाई देता है जिसने अपना मुंह प्लास्टिक बैग के अंदर कर रखा था। इससे पहले कि आगे कुछ हो, रायोसुके अपना कंप्यूटर फिर से अनप्लग कर देता है। अब अगले दिन रायोसुके अपने कॉलेज के कंप्यूटर लैब में जाता है जहां पर एक स्टूडेंट उससे ये बताता है कि शायद उसका कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया है और इसीलिए उसके कंप्यूटर में कुछ ऐसे इमेजेस आ रहे हैं। वहाँ एक और स्टूडेंट जिसका नाम हराऊ था, वो रायोसुके से बोलती है कि अगली बार जब उसे अपने कंप्यूटर में वैसी इमेजेस दिखाई दे तो वो उस वेबसाइट को बुकमार्क कर ले या फिर उन इमेजेस को प्रिंट करके हराऊ को दिखाए, जिससे वो ये पता लगा सके कि आखिर उसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या है। एनीवेज अब रायोसुके यही करने का ट्राई करता है, पर वो नोटिस करता है कि उसका कंप्यूटर कोई भी कमांड फॉलो नहीं कर रहा है। तभी अचानक से उसके कंप्यूटर पर एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें एक आदमी एक अंधेरे रूम में बैठा हुआ था और उसका फेस भी प्लास्टिक बैग से कवर्ड था और उसके रूम की दीवारों पर हेल्प मी लिखा हुआ था। एनीवेज अब अगले दिन हराऊ रायोसुके के घर आती है उसके कंप्यूटर की गड़बड़ी पता लगाने के लिए, पर वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि क्या प्रॉब्लम है। फिर वो दोनों कंप्यूटर लैब में आते हैं और यहाँ पर उनकी बात एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में होती है कि उस प्रोग्राम को किसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने डिजाइन किया था और हम उस प्रोग्राम में कुछ सफेद स्पेरिकल ब्लॉब्स को देखते हैं और हराऊ के हिसाब से ये ह्यूमंस को डिपिक्ट कर रहा था और उसका ये मानना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और आइसोलेट हो जा रहे थे और हम उस प्रोग्राम में उन ब्लॉब्स को भी अलग अलग बिखरा हुआ देखते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम रायोसुके को देखते हैं जो कंप्यूटर लैब से बाहर आ गया था और लाइब्रेरी में था और वहाँ उसे एक घोस्ट दिखाई देता है। तभी उसका एक क्लासमेट आता है जो उसे बताता है कि कैंपस में सभी को कहीं ना कहीं घोस्ट दिखाई दे रहे हैं। उस स्टूडेंट की इस बारे में एक थ्योरी थी कि सोल्स ने ह्यूमन वर्ल्ड को इन्वेड करना शुरू कर दिया है क्योंकि आफ्टर लाइफ में अब सोल्स के लिए जगह बची नहीं है। खैर, ये सब बातें सुनकर रायोसुके इन बातों को हल्के में ले लेता है और आर्केड में गेम खेलने चला जाता है और वहां पर उसे एक घोस्ट दिखाई देता है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब रायोसुके सीधा हराऊ के घर चला जाता है और उससे बातें करने लगता है और वहां पर हराऊ काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। वो उसे अपनी एक थ्योरी के बारे में बताती है कि आफ्टर लाइफ में जो सोल्स लिविंग वर्ल्ड को इन्वेड कर रही हैं वो ह्यूमंस को मार नहीं रहे हैं क्योंकि आफ्टर लाइफ में ऑलरेडी जगह भर चुकी है। तो वो बेसिकली ह्यूमंस को उन्हीं के लोनलीनेस और डिप्रेशन में कैद कर रही है। आगे हराऊ उस कंप्यूटर प्रोग्राम को रेफर करते हुए बोलती है कि ह्यूमंस और घोस्ट दोनों ही सेम है क्योंकि वो दोनों ही लोनली हैं इन रियल लाइफ एंड इन आफ्टर लाइफ और उस प्रोग्राम के ब्लॉब्स यही चीज डिपिक्ट कर रहे हैं। खैर, अब वो दोनों वहां से अपने घर से बहुत दूर जाने का डिसाइड करते हैं, इसलिए वो एक ट्रेन पकड़ लेते हैं। पर बाद में हराऊ का मन बदल जाता है और वो वापस घर जाने की जिद करने लगती है और ट्रेन के रुकते ही वहां से भागकर सीधा अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। वो अपना कंप्यूटर ऑन करती है जिसपे एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में एक आदमी ने अपना फेस प्लास्टिक बैग से ढक रखा था। जब हराऊ उस वीडियो का इमेज प्रिंट करने का ट्राई करती है तो उस पिक्चर्स की जगह वहां पर कुछ वर्ड्स प्रिंट होते हैं जिसमें हेल्प मी लिखा हुआ था। कि तभी स्क्रीन पर वो आदमी अपना प्लास्टिक बैग हटाता है और सीधा खुद को गोली मार लेता है और अब स्क्रीन पर हराऊ का वीडियो प्ले होने लगता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और दूसरे रूम में चली जाती है और बार बार बोलने लगती है कि आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन। कि तभी उसके दरवाजे पर रायोसुके आ जाता है और हराऊ से दरवाजा खोलने के लिए बोलने लगता है। वो उससे बोलता है कि अकेले वो लोग वीक हैं और साथ में वो लोग एक दूसरे के लोनलीनेस से फाइट कर सकते हैं और वो उससे दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। दरवाजा ना खोलने की वजह से रायोसुके दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन वहां उसे हराऊ नहीं मिलती और वो बाहर आकर हराऊ को ढूंढने लगता है कि सडनली उसे कार में मीची मिलती और माय गॉड, मीची क्या लग रही थी। मैं तो चला जापान। बैक टू टॉपिक। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मीची पिछली बार अपने मॉम के घर उनसे मिलने जाती है, लेकिन वहां पर उसे अपनी मॉम नहीं मिलती। खैर, करंटली वो हराऊ को ढूंढने में रायोसुके की मदद करने लगती है। वो दोनों हराऊ के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। उसके अपार्टमेंट के विंडो से उन्हें एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वो दोनों वहां चले जाते हैं और वहां उन्हें हराऊ मिल जाती है और जो अपने फेस पर प्लास्टिक बैग से कवर की थी, ठीक उसी वीडियो की तरह। मीची और रायोसुके हराऊ को समझाने की कोशिश करते हैं, पर हराऊ के पास एक गन होती है और वो सीधा खुद को शूट कर लेती है। हराऊ को ना बचाने की वजह से रायोसुके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो और मीची वहां से कहीं दूर जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों कार में बैठकर कहीं जाने ही लगते हैं कि कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और अब रायोसुके वापस फैक्ट्री में आता है क्योंकि उसने वहां पर एक पेट्रोल का कंटेनर देखा था और वो वहां से पेट्रोल निकालने लगता है और तभी उसे अपने पीछे रेड टेप से सील एक रूम मिलता है। वैसे मीची ने उसे रेड टेप से सील्ड रूम के बारे में पहले ही वार्न किया था,
पर वो उस रूम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके अंदर चला जाता है। अब रायोशुके को वहां एक घोस्ट दिखाई देता है। पहले तो वो खुद से ये बोल रहा था कि ये उसका एक वहम है, पर जब वो घोस्ट को छूने की कोशिश करता है तो सरप्राइजिंगली उसे छू पाता है और फिर वो घोस्ट उसे बोलता है कि डेथ इज इटर्नल लोनलीनेस। ये देखकर रायोसुके काफी ज्यादा डर जाता है और शॉक में चला जाता है। अब मिची रायोसुके को खोजते हुए फैक्ट्री के अंदर चली जाती है, जहां उसे रायोसुके उसी जगह बैठा हुआ मिलता है जहां हराओ की डेड बॉडी थी, और अब वहां उसकी डेड बॉडी गायब हो चुकी थी और वैसे ही एक ब्लैक स्टेन में बदल चुकी थी। अब वो दोनों जैसे तैसे कर ड्राइव करके वहां से निकलने लगते हैं और रास्ते में उन्हें कई सारी जलती हुई बिल्डिंग्स और कार दिखते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि उनके शहर में कोई नहीं बचा। वही रायोसुके अभी तक शॉक में था और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था और वो काफी अजीब हरकतें भी कर रहा होता है। अब वो दोनों फाइनली एक डॉकयार्ड तक पहुंचते हैं, जहां पर वो दोनों एक बोट से आगे जाने लगते हैं और उन्हें रास्ते में एक शिप मिलती है जिस पर कुछ सर्वाइवर्स रहते हैं। अब वो दोनों उस शिप पर चढ़ जाते हैं और वहां के सर्वाइवर्स मीची को ये बताते हैं कि पूरी दुनिया का यही हाल है और लोग तेजी से गायब हो रहे हैं। अब मीची रायोसुके को चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, पर वो वहां गायब हो चुका था और एक ब्लैक स्टेन में बदल चुका था। ये सब देखकर मीची एक दर्द भरी आवाज में बोलती है कि विथ माई लास्ट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड आई हैव फाउंड हैप्पीनेस, और बूम, मूवी इसी तरीके से खत्म हो जाती। तो वेल, ये थी कायरो मूवी की कहानी और मैं जानता हूँ आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे। वेल, फिकर नॉट, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज रखने वाला हूँ जिससे आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला सवाल ये निकल के आता है कि आखिर मूवी के घोस्ट आ कहाँ से रहते हैं। तो वेल, इसका आंसर भी हमें मूवी में ही दिया गया है कि ये सोल्स आफ्टर लाइफ के थे जो इंटरनेट के थ्रू हमारी दुनिया में आ रहे थे, क्योंकि आफ्टर लाइफ में उनके लिए जगह नहीं बची थी। अब आप पूछेंगे आखिर वो ह्यूमंस को गायब कर क्यों रहे थे। तो इसका जवाब भी हमें मूवी में ही दिया गया है, क्योंकि आफ्टर लाइफ में जगह ना होने की वजह से ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड में रहना चाह रहे थे और अपनी जगह बनाने के लिए वो ह्यूमंस को गायब कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी एक कैपेसिटी है जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से भर रही थी और अगर वो यहाँ पे रहने लगते हैं तो वो कभी सस्टेन नहीं हो सकते थे, इसलिए वो ह्यूमंस को उन्हीं के लोनलीनेस और डिप्रेशन में गायब कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और सवाल निकल के आता है, आखिर वो रेड टेप से सील रूम का माजरा क्या था। तो बेसिकली जिन्होंने भी घोस्ट देखा था वो लोग उस रूम को रेड टेप से सील कर रहे थे ताकि कोई और भी उनका शिकार ना बने। अब आप सोचेंगे रेड टेप ही क्यों। तो बेसिकली हॉरर मूवीज में ये बहुत कॉमन होता है किसी भी डेंजरस एंटिटी या घोस्ट को रेड से रिप्रेजेंट करना, जैसे कि इंसीडियस मूवी सीरीज का रेड डोर। एक सवाल ये निकल के आता है कि आखिर मीची ने ये क्यों बोला, विथ माई लास्ट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड आई हैव फाउंड हैप्पीनेस। तो वेल, थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये मूवी जापान के एक फिनोमेना हिकोमोरी पर बनाया गया है, जहाँ पर लोग रियल सोशल लाइफ से दूर होकर इंटरनेट का सहारा लेते हैं और उन पर सोशल विड्रॉल के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर कायरो को कॉस्मिक हॉरर क्यों बोला गया है। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी के जो घोस्ट हैं वो किसी और डायमेंशन से इंटरनेट के सहारे हमारी दुनिया में आ रहे थे, जिसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो वेल, यही थी मेरी कुछ थ्योरीज इस मूवी के रिलेटेड। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको ऐसी अंडररेटेड मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो। और हाँ, हाल ही में मैंने पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर को भी एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।